यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। उषा काल में जगत के ऊर्जा स्रोत का स्मरण करते हुए डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए देखते हैं आज का यह अंक। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रभातम हमारा यह कार्यक्रम डीडी न्यूज़ का एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े बहुत सारे विषयों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। आपको दिखाते हैं आज का पंचांग, आपको सुनाते हैं सुभाषित और स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी विभिन्न प्रकरणों के बारे में आपको बताते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में देख लेते हैं सबसे पहला प्रभाग, आज का पंचांग, जिसमें हम बताएंगे आपको आज की तिथि, वार और नक्षत्र के बारे में। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, मंगलवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारत के महनीय साहित्यज्ञों ने विविध ज्ञान को सुंदरता से शास्त्रों के रूप में प्रकाशित किया, गूढ़ विषयों को सहजता से प्रस्तुत किया। आज का सुभाषित भी ऐसे ही जीवन के मार्ग से जुड़ी कुछ जानकारियां हमें दे रहा है। क्या है आज के सुभाषित का भाव और इसका सार, आइए जान लेते हैं सुभाषित के माध्यम से। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् यावज्जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। दिन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे रात में चैन की नींद आ सके। वैसे ही जीवन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे मृत्यु पश्चात सुख मिले, अर्थात सद्गति प्राप्त हो। One should perform such actions throughout the day that one may sleep peacefully in the night. Similarly, one must perform such acts throughout life that one may pass off from this world peacefully and contented. महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यह स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता और मनोरंजन का खास अनुभव प्रदान करता है। मोक्ष की खोज में निकले लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं और सभी श्रद्धालु प्रयागराज में धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता करते हैं। आइए देख लेते हैं महाकुंभ पर आधारित हमारी यह विशेष रिपोर्ट। भारत वह देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्योहार, भाषा, कला इत्यादि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये सभी चीजें ही भारत को एक खूबसूरत देश बनाती हैं। और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले, जो हर वर्ष एक त्योहार की तरह ही काफी हर्ष उल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। सबसे प्रमुख और सबसे बड़े स्तर के मेले की बात करेंगे, जिसका नाम है कुंभ मेला। आपने इस मेले का नाम तो जरूर ही सुना होगा, और सुनेंगे भी क्यों नहीं। आखिर यह मेला ही है इतना खास कि इसे घूमने के लिए करोड़ों देश भर से श्रद्धालु और विदेशों से पर्यटक आते हैं। और यही कुंभ मेला पूरे विश्व में सबसे बड़े धार्मिक समारोह के रूप में भी जाना जाता है। जहाँ एक और देवता जाते हैं, वहीं राक्षस, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी भी वहाँ प्रयागराज के कुंभ में जाते हैं। बंधुओं, आप देखेंगे कि विदेशी पक्षी प्रयागराज में उस समय आ जाते हैं, जिनको हम कभी नहीं देखे हैं भारत में, और वो विदेशों से पक्षी का रूप धारण करके ऋषि मुनि वहाँ स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं। कुंभ मेले में सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं
और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का प्रायश्चित भी होता है और इसमें सच्ची श्रद्धा से नहाने वालों को जीवन और मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्त होता है। और इसीलिए यह मेला हिंदुओं के बीच एक मुख्य तीर्थ स्थल और त्योहार के रूप में जाना जाता है। प्रयाग को तीर्थ राज कहा गया है, तीर्थों का राजा कहा गया है और वहां पर जो भी श्रद्धालु उपस्थित होता है, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, जो भी उसके पास शक्ति सामर्थ्य है, पूजन करता है, स्नान करता है, दान करता है, वहां पर लिखा जाता है कि कल्प कृतम पापम विनश्यति, कल्प कृत पाप को वह नष्ट कर देता है, यानी उसके जन्म जन्मांतर के पाप विनष्ट होते हैं। यह मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा के तट पर स्थित, हरिद्वार, गोदावरी के तट पर स्थित नासिक और शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में 12-12 साल के चक्र में मनाया जाता है। पर इनमें से किस जगह कब यह मेला आयोजित करना है, यह निर्णय होता है ज्योतिषीय गणना के द्वारा, जिसके लिए सोलर सिस्टम यानी सूर्य के आधार पर बृहस्पति ग्रह की स्थिति को विश्लेषण किया जाता है और इसी अनुसार यह त्योहार इन चारों जगहों में से किसी एक जगह पर उत्सव होता है। प्रयाग त्रिवेणी नदियों के संगम पर है। अन्य जो कुंभ के मेले लगते हैं, चाहे वो हरिद्वार में हो, उज्जैन में हो, नासिक में हो, वो एक नदी के तट पर मेले लगते हैं। प्रयाग 3 नदियों के संगम पर होने के कारण से और ज्योतिषीय गणना ग्रहों की विकिरण के कारण से इसमें एक वैज्ञानिकता आ जाती है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों की एक विशेष दृष्टि रहती है। और दृष्टि क्या होती है कि जो किरणें परावर्तित होकर इन ग्रहों से यहाँ के जल पर पड़ती है, उस जल में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यह स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता और मनोरंजन का खास अनुभव प्रदान करता है। मोक्ष की खोज में निकले लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति द्वारा इसे बना देते हैं धार्मिक उत्सव, संस्कृति का संगम, शांति का सागर और मोक्ष का द्वार महाकुंभ। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा में महाकुंभ के बाद अब क्रम स्वास्थ्य प्रभाग का। स्वस्थ रहने के लिए बीमारियों से बचाव करना ज़रूरी होता है और इससे हमारी सहायता करता है टीकाकरण। टीकाकरण कई जानलेवा और गंभीर बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके बारे में जागरूकता फैलाना अति आवश्यक है। तो आइए हम सभी भी होते हैं जागरूक इस रिपोर्ट के माध्यम से। हमारे स्वास्थ्य के लिए कई खतरे रोगों और संक्रमणों के रूप में सामने होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए बीमारियों से बचाव करना आवश्यक है और इसमें हमारी सहायता करता है टीकाकरण। टीकाकरण से हर वर्ष लाखों जिंदगियों को बचाया जाता है। बीमारियों को दूर रखने का सस्ता और प्रभावशाली विकल्प है टीकाकरण। गर्भवती महिलाएं, शिशु, बच्चे या बुजुर्ग, टीकाकरण हर आयु के लोगों के लिए आवश्यक है। बच्चों का टीकाकरण अति आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो टीके उसके बनते हैं वो सारे टीके लगने चाहिए। अगर किसी वजह से कोई टीका नहीं भी लग पाया है तो उसके भी हमारे पास प्रोटोकॉल बने हुए होते हैं। तो अगर कोई टीका छूट भी गया होगा तो बाद में भी उन टीकों को लगाया जा सकता है। किसी भी तरह की संक्रमण या बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण ही उपयुक्त तरीका है। टीकाकरण अगर आप करेंगे तो वो बहुत सारे इन्फेक्शन जिनको कि ट्रीट करना, जिनको कि मैनेज करना, जिनको का उपचार करना बहुत मुश्किल होता है, वो इनके जरिए से आप उनसे बचाव कर सकते हैं। हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही टीका यानी वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन को किसी भी रूप में शरीर में भेजा जाता है। ये दवा खिलाई जा सकती है, पिलाई जा सकती है
या इंजेक्शन के माध्यम से भी शरीर में डाली जाती है। टीकाकरण प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणुओं के खिलाफ तैयार करता है और शरीर की रक्षा करता है। जब रोगाणु शरीर में प्रवेश कर उसे नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तब रोग प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें नष्ट करने के लिए विशेष कोशिकाओं को भेजता है। टीकाकरण कई जानलेवा और गंभीर बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये एक इम्यूनोजेनिक मटेरियल होता है। जब हम किसी भी तरह का कोई टीका देते हैं तो शरीर या बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करती है। वो रिएक्शन एक बुखार की फॉर्म में भी हो सकता है और कई बार सीवियर तरह के रिएक्शंस भी हो सकते हैं। पर बुखार आमतौर पर या लोकल उस जगह पर थोड़ी सी सूजन आना, थोड़ा सा गर्म होना, ये सब चीज़ें आमतौर पर देखने को मिलती हैं। और एक सिंपल, जैसे हम कहते हैं कोई भी जैसे पैरासीटामोल की कोई दवाई है तो सिंपल एक दवाई की एक डोज में ही आमतौर पर ये ठीक हो जाते हैं। तो इन छोटे मोटे रिएक्शंस से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के टीकाकरण अभियान के माध्यम से अभी तक कई बीमारियों को नियंत्रित करना संभव हो पाया है। हमारे देश में खसरा, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, काली खांसी, टीबी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। टीकाकरण की सहायता से इनमें से कई बीमारियों को नियंत्रित करना संभव हो पाया है। वहीं पोलियो जैसी बीमारी से देश को मुक्त करना संभव हो पाया है। टीकाकरण से कई ऐसी बीमारियों और संक्रमणों से बचाव संभव हो सकता है जो जीवन के लिए खतरा बन सकती हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में बात योग प्रभाग की। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए और योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। तो आइए जान लेते हैं उन यौगिक क्रियाओं को जिन्हें अपनाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आजकल के ज़माने में हमारे खाने पीने के तरीके और श्वास लेने के तरीके बहुत ही बदल गए हैं। तो आज मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो पहला प्राणायाम जो मैं बताऊंगी वो है इक्वल ब्रीदिंग, यानी आप 4 सेकंड श्वास लेंगे और 4 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। मैं अभी श्वास अंदर लूंगी, छोड़ूंगी, ये हुआ इक्वल ब्रीदिंग। श्वास अंदर लिया और बाहर छोड़ा।
अभी मैं एक आपको दूसरा प्राणायाम दिखाऊंगी और वो प्राणायाम है पूरक। पूरक यानी पूरना। हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ शुरू होते हैं, हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स है उसके नीचे से पूरे हमारे पेट के पास जो डायफ्राम मसल होता है वहाँ तक फेफड़े फैले हुए रहते हैं, मगर हम कभी उसको पूरते नहीं हैं, यानी पूरा श्वास भरते नहीं हैं। तो ये प्राणायाम आपके पूरे फेफड़े में हवा भरेगा, श्वास भरेगा और उससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ इसमें। और एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आप जो काउंटिंग करते हैं तो 1 सेकंड यानी 1 काउंट, आपको सिर्फ 5 सेकंड श्वास लेना है और फिर थोड़े 1-2 सेकंड ही अंदर रोकना है और फिर पूरा श्वास निकालना है आपका। तो आप मुझे फॉलो कीजिए। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी आप श्वास लेते हो तो पूरे फेफड़े भरो और जब भी छोड़ते हो तो आराम से श्वास छोड़ दो। नियमित तरह से आप ज़रूर ये 2 प्राणायाम कीजिए। अब हम और टिप्स जानेंगे गुरुमा हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन सी ज़्यादा लिया जाए, तो ये सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हाई है वो लेने ही चाहिए। दूसरा, तुलसी पेट के लिए बहुत अच्छी है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाती ही है। और तीसरा, धूप में बैठना। अगर धूप ले ली हो ना आधे घंटे की पीठ पर तो बहुत फ़ायदा होगा, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी ही। फिर ज़रूरी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी नींद और रिलैक्सेशन समय समय पर बहुत ज़रूरी है। जब शरीर में ये होता है ना कि थकान आ गई तो इमीडिएटली रिलैक्सेशन करना चाहिए, बजाय थकान में आप काम करते रहो। इम्यूनिटी बढ़ती तभी है जब आप सर्कैडियन रिदम फॉलो करते हो कि सवेरे समय पर उठना, रात को समय पर सोना, ये बहुत ज़रूरी है शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए। तो बस इन सब का ध्यान रखिए। नमस्कार। शास्त्रों में बताया गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात प्राणवायु के चंचल होने से चित्त भी चंचल हो जाता है और प्राणवायु के स्थिर होने से चित्त भी स्थिर हो जाता है। अतः हम सभी को चित्त स्थिर रखने के लिए प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। और कार्यक्रम में अब समय है संस्कृत में प्राणायाम का। जी हाँ, क्योंकि संस्कृत के उच्चारण से प्राणायाम स्वतः हो जाता है। और इसके लिए हम चलते हैं अपनी आज की संस्कृत कक्षा में अपने सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। स्वागतमस्ति सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। स नमस्कारः, अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। तो आइए आज आरंभ करते हैं संस्कृत की पाठशाला का, जहां हम इन दिनों संख्याओं के स्वरूप का कर रहे हैं विशेष अभ्यास। तो आज संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में संख्या 4 के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 4 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं चत्वारि, पर पुल्लिंग में हम 4 को कहते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में भी चत्वारि। इन शब्दों को कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से समझ लेने का है अब समय। सबसे पहले संख्या 4 इसका पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम जान लेते हैं। यदि चत्वारः जनाः भवेयुः तर्हि अहमपि क्रीडेयम्, जिसका अर्थ है यदि 4 लोग हो जाएं तो मैं खेल सकता हूं। अब संख्या 4 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। मया क्रीडांगणे चतस्रः क्रीडिकाः दृष्टाः, जिसका अर्थ है मैंने खेल के मैदान पर 4 क्रीडिकाएं देखीं। संख्या 4 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। भारतस्य चत्वारि महानगराणि तु सर्वे जानन्ति एव, जिसका अर्थ है भारत के 4 महानगरों को तो सभी जानते ही हैं।
यहाँ ध्यान दीजिए, संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मता और संपूर्ण वैज्ञानिकता का ध्यान रखते हुए बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे प्रयोगों से पहले 4 इस संख्या का कम से कम उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों में 3 संख्या तो स्वतः और पूर्वतः अंतर्हित सामान्य रूप से होती ही है, पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार 3 और उससे ज्यादा किसी भी संख्या के लिए भी हम इन्हीं बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि इन संख्याबोधक शब्दों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, यह हम कह सकते हैं। और हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि संख्या के एकत्व, द्वित्व और बहुत्व पर हम विशेष रूप से तब बताएंगे जब हम कुछ शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 4 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 4 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं चौथा या चौथी, जैसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में चतुर्थः, स्त्रीलिंग में चतुर्थी और नपुंसकलिंग में चतुर्थम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरि थे, इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य चतुर्थः राष्ट्रपतिः वी गिरि इत्यसौ आसीत्। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची पढ़नी चाहिए, इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य चतुर्थी अनुसूची पठनीया। जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया का स्थान चौथा है, इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा, जनसंख्यायाः दृष्ट्या इंडोनेशिया देशस्य स्थानं चतुर्थम अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 4 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। तो आप करते रहें संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः मम नमः। तो कार्यक्रम प्रस्तुति श्रृंखला में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं एक प्रेरक वृत्त के साथ। आज हमें दीजिए अनुमति, पुनः मिलेंगे। नमस्कार। एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति ने एक ऐसा सपना देखा जिसे सुनकर शायद लोग हंसते, लेकिन उनके बुलंद इरादों ने इसे हकीकत बना दिया। उन्होंने गांव के वंचित तबके के और दृष्टिहीन बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर कराने का फैसला किया। ये न केवल एक अनुभव था, बल्कि गांव के वृद्धजनों और दृष्टिहीन बच्चों के लिए अपने सपनों को ऊंचाई देने की प्रेरणा जैसा था। ये कहानी है राजस्थान के अलवर जिले के सुरारी गांव के रहने वाले मनीष मीना की। उन्होंने खुद कठिनाइयों से भरा जीवन जिया। शिक्षा और संसाधनों की कमी के बावजूद सपनों की उड़ान ऊंची रही। मनीष के स्वर्गीय दादा दादी का सपना था कि वे आसमान की ऊंचाइयों की सैर करें। उस समय अभावों के चलते उनका तो ये सपना पूरा ना हो सका, लेकिन जब मनीष ने देखा कि गांव के बच्चे, खासकर दृष्टिहीन बच्चे, कभी भी सामान्य अनुभवों से परे चीजों को महसूस नहीं कर पाते, तो उन्होंने तय किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे इन बच्चों की जिंदगी में एक नया अनुभव जुड़े। और फिर उन्होंने इन बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर कराने का फैसला किया। कोई भी चीज़ होता है जो हम लोग शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। ये पहली बार मुझे मौका मिला अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करने में। और ये मेरा पैतृक गांव है, पुस्तैनी गांव है। यहाँ पहली बार ये हेलीकॉप्टर उतरा है हमारे। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो मैं उनकी जो इच्छा थी उनको कभी पूरी नहीं कर पाया कि उनको एविएशन या हवाई यात्रा कभी कराऊँ। तो ये मेरे जो मौका मिला है कि मेरे पूरे गाँव में से हम लोगों ने कुछ महिलाएँ, बुजुर्ग महिलाएँ जो मेरी दादी लगती थी, उनको हम लोगों ने चयनित किया, उनको बैठा के यहाँ नियर अबाउट हम लोग 50 किलोमीटर की यात्रा उनको करवाई। मेरा सपना था कि हेलीकॉप्टर में बैठ के आसमान में उड़े, तो वो सपना आज सबने हमारा
पूरा किया। हर किसी का सपना होता है ऊंची उड़ान भरना, मेरा भी था। मैं भी हेलीकॉप्टर में कभी ना कभी बैठना चाहता था। आज वो मेरा सपना साकार हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। इस विचार को अमल में लाना आसान नहीं था। मनीष ने एयर कंपनी बनाई और विभिन्न प्रकार के इवेंट, समारोह और अन्य जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर देने का कार्य शुरू किया। आज मनीष के इस कार्य से उनके पिता और गांव वाले भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे भाई साहब ने इस चीज का मौका दिया है। हम पहली बार हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं। ये केवल हेलीकॉप्टर की सैर नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की सवारी थी। मनीष ने दिखा दिया कि सीमित साधनों के बावजूद अगर इरादे मजबूत हों तो बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। जयपुर से मोहम्मद अतीक की रिपोर्ट, DD न्यूज़।